करना है। क्लियर है जी गुरुजी। पहला क्वेश्चन देखिए, बद्रीनाथ किस राज्य में है? उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, राजस्थान। सभी नौजवान बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बढ़िया, शाबाश, सभी नौजवानों ने तूफान मचा दिया है। उत्तराखंड इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आपके आगामी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है, ये आपका कहां है? ये गुरुदेव असम के अंदर है। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना, क्योंकि फौज के अंदर पिछली रिलेटेड बार और भी पुराने उत्तराखंड में क्वेश्चन ही पूछे आसाम जाते में हैं। उड़ीसा के अंदर ध्यान रखना, बहुत बार ये प्रश्न आता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। क्लियर है। और प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ये आपका राजस्थान के अंदर है। ये भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? हाँ जी गुरुदेव, बिल्कुल एकदम क्लियर है। एग्जाम के अंदर ये तीन ऑप्शन अलग हो सकते हैं, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। क्लियर है जी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दिसपुर, दिसपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत बार आपको कहते हैं कि जो नदियों के किनारे बसे शहर है, यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। दिसपुर किस नदी के किनारे है, आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए फटाफट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश परमार भाई, ओमकार। हाँ भाई, फ्लिपकार्ट, अच्छा फ्लिपकार्ट पे जो बुक है अपनी ये आर्मी स्टडी वाली, शायद ये अभी आउट ऑफ स्टॉक या तो हो गई होगी या होने वाली होगी कुछ ही देर में, क्योंकि स्टॉक अब खत्म हो चुका है। और जैसे ही वापस छप के आएगी, प्रिंट होके आएगी, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको आगाह किया था कि जितना जल्दी हो सके आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दीजिए, उसके बाद आपको ये आर्मी स्टडी वाली किताब नहीं मिल पाएगी। क्लियर है जी गुरुदेव। चलो, दिसपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है आपका ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन इसका जो ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। यमुना के लिए आप देखिए, सभी को पता है, जो बार बार ब्रह्मपुत्र एग्जाम के अंदर आता है, आपका आगरा शहर है, दिल्ली है, ये यमुना नदी के तट पर है। गोमती ध्यान रखना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, गोमती लखनऊ नदी। गोमती नदी के किनारे बसा है। ओके जी गुरुजी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया? माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फटाफट बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आपको करवा भी रखे हैं। हो सकता है आपके सेंटर में एक आध क्वेश्चन अलग हो सकता है। क्लियर है जी गुरुजी। मेरे सेंटर में सर अलग था, तो वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सभी जगह देखिए सेम नहीं होता है। पहले तो सेम आता था, लेकिन ये आउट वगैरह जो पेपर हो रहा है ना, इसके कारण फौज वालों ने कुछ जगह जैसे जीके के पर्सन अलग हो गए, तो कुछ जगह बायोलॉजी के अलग हो जाएंगे, इस प्रकार अलग भी आता है। और ये जीडी के अंदर भी, आर्मी जीडी के अंदर ये पर्सन आया हुआ है, पहले फौज के जो पेपर हुए थे ना, उसमें ये आया हुआ भी है। शंकराचार्य इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जीडी वाले नौजवानों को भी बताना है 50 में से आपका क्या स्कोर रहता है, क्योंकि देखिए नर्सिंग वाले जो बच्चे थे, ओनली मैराथन और टेस्ट पेपर से चाहते थे कि पूरा पेपर आ जाए। नहीं, आपको ये चीजें करना है, बहुत अच्छा अपना स्कोर करना है, तो थ्योरिकल रूप से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तभी आप अच्छे क्वेश्चनों को उड़ा पाओगे। ओनली ऑब्जेक्टिव से आप सिर्फ टेस्ट लगा सकते हो, अपनी तैयारी को देख सकते हो। बहुत तकड़ी तैयारी करना है तो टीचर के साथ थ्योरिकल रूप से पढ़ो, तभी आपकी सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा, गोल्डन गोल, गोल्डन हैट्रिक या सभी। मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इनकी आत्मकथा आप सभी नौजवानों को बताना है। क्लियर है? आने दो फटाफट।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। बुक कब तक मिल जाएगी? दोस्ती बहुत कोशिश हम कर रहे हैं कि जल्द प्रिंट होके आ जाए, ठीक है? जैसे आएगी हम आपको बाकायदा बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल, बिल्कुल देखिए जीडी गोल वालों ने भी तूफान मचा रखा गोल है। मैंने लिखा था, ऑप्शन गोल इसका बी राइट मेजर होगा। ध्यानचंद की आत्मकथा मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है गोल। गोल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर सबसे पहले भारत में कहां आया? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। बाकायदा ये हिस्ट्री के अंदर आपको लिखाया भी जाता है, बाबर सबसे पहले भारत में कहां आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताइए, आने दीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश कुणाल भाई, विवेक भाई। देखिए पूरा पेपर हमारे पास जैसे ही इकट्ठा होता है तभी हम आपको सोल्व करवाते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ 5 क्वेश्चन मिले आके यूट्यूब पे डाल दिया, नहीं। उससे जो आगामी जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट नहीं होगा, और जो एग्जाम दे के आए हैं उन्हें भी अपना क्वेश्चन है वो मैच नहीं कर पाएंगे। इसलिए खोज बाहर पेपर देती है नहीं, तो पूरा पेपर इकट्ठा करने में एक दिन का हमें समय लगा है, लेकिन बिल्कुल पूरा 50 प्रश्नों का ये आपका टेस्ट होने वाला है। बाबर सबसे पहले भारत में कहां आया? तो ये पंजाब में आया। कहां आया आप सभी को पता है, पंजाब से आया। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। गोल्डन गर्ल पुस्तक किसने लिखी? गोल्डन गर्ल पुस्तक पीटी उषा, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आपको बुक ज्यादा दिखा रहा है, आप निश्चिंत रहिए। 12 मार्च अगर आपको दिखा रहा है तो वो आप निश्चिंत रहिए, 4 से 5 मार्च तक आपके बीच किताब पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारे यहां से निकल चुकी है। पहले के जितने भी बच्चों ने जो ऑर्डर दिए हैं वो आपके घर के लिए निकल चुकी है, रास्ते के अंदर है, आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल, देखिए स्पेशली हम फौज की ही तैयारी करवाते हैं, आर्मी एग्जाम को समर्पित अपना प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ आर्मी वाले बच्चों की ही तैयारी होती है, तो पूरी चीजें, पूरा पेपर हमें लेकर आना होता है। बहुत बढ़िया, पीटी उषा, आप सभी नौजवानों ने झंडे गाड़ दिए हैं। पीटी उषा जिसे उड़न परी भी कहा जाता है, ऑप्शन इसका जो ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? सैयद अहमद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जोहर, कुमार गुप्त। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप सभी नौजवानों को बताना है, सैयद अहमद खान। फटाफट बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप लोग क्या पेपर में अगर 10 क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे पूछे जाते हैं ना तो पूरा मत्था खराब कर लेते हो कि सर पेपर बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। ऐसा नहीं होता लाडला, पेपर आपके सामने है, आप सभी देख सकते हैं। सर पूरा बाहर ही था भाई, ये क्वेश्चन आपको बाहर लग रहा है क्या? बताइए, ये पर्सन आपको बाहर कहां लग रहा है? वहां पर क्या है कि दिल की धड़कनें तेज होती है, तो जो पर्सन आते हैं, हमारे पास एक नौजवान ने कॉल किया था कि सर जो आ रहा था वही हड़बड़ाती के अंदर गलत करके आ गया, तो भाई उसका जिम्मेदार हम थोड़ी है। अभी जीडी वाले बच्चे भी पूरा टेस्ट लगा के बताएंगे कि ये पेपर आपको कैसा लगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो सैयद अहमद खान है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। आगामी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, बहुत इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था? अकबर, शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था? ये आप सभी नौजवानों को बताना है, फटाफट बताइए। जीडी वाले पेपर में तानसेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, टोडरमल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वित्त मंत्री पूछा था, आप सभी को पता है अकबर का। तो यहां पर यह पूछ लिया, रिलेटेड क्वेश्चन ही है, आप फालतू के अंदर घबरा जाते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने के बाद 5 दिन बाद उनको पेपर हल्का लगता है, लेकिन उस टाइम माइंड में क्या प्रेशर रहता है कि यार होगा या नहीं होगा। तो हड़बड़ाहट के अंदर आप प्रश्न को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। प्रश्न को 2 बार पढ़ोगे तो बिल्कुल आप समझ जाओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो अलाउद्दीन खिलजी देखिए, जीडी वाले नौजवानों ने भी बिल्कुल झंडे गाड़ रखे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीडी वाले नौजवानों ने भी बिल्कुल झंडे गाड़ रखे हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। अट्टाकामा मरुस्थल आपको बताना है। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, जो रिलेशन भर्ती का पेपर हुआ था 28 मार्च 2021 को रुड़की सेंटर का जो पेपर हुआ था, उसके एग्जाम में भी आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया था। जो पेपर आउट हो गया था उसके बाद हार्ड पेपर पूछा गया था, उसके एग्जाम में ये प्रश्न आया था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, फौज पुराने प्रश्नों को ही उठाती है, लेकिन उस पेपर में कुछ जो कठिन प्रश्न पूछे गए थे वहां से डाटा इंक्लूड किया है। ठीक है जी गुरुदेव। चलो, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी नौजवान राइट आंसर बताएंगे। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन इसका डी जो बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में है, आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। चलो आगे चले जी गुरुदेव। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी काशी युगीन, ताम्र युगीन, लोहा युगीन, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ऑप्शन में आपके शहरी सभ्यता भी आपको मिल सकता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। आने दीजिए। सबसे बड़ा हवाई अड्डा दोस्त एक तो अभी तैयार हो रहा है, तो आपके एग्जाम में पुराना पूछा गया है, तो वो आपका सऊदी अरब वाला हो सकता है। ठीक है, जिसका नाम आपका है वो विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सऊदी अरब वाला। ऑप्शन क्या क्या थे लाडले, ये बताओ। ऑप्शन में क्या क्या थे वो आप सभी नौजवान बताइए तो पता चल जाएगा। ठीक है, किंग फहद है, किंग फहद जो सऊदी अरब में है, विश्व का अगर पूछा है तो। क्लियर है? ऑप्शन क्या थे नीलेश यादव, ये बता दो बस, अभी धुआं धुआं कर देंगे। ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखा था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, सिंधु सभ्यता है, ये आपकी कौन सी युगीन थी मेरे भाई? बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। सर मेरा नाम सोनू सिंह, आपका नाम ले लिया है लाडले। तो बिल्कुल काश्य युगीन इसका राइट आंसर है, वो होने वाला है। ठीक है जी। और बताइए, और कौन सा क्वेश्चन था आपके एग्जाम के अंदर? फटाफट पूछिए। एक था वो चालुक्यों ने किसको हराया था, तो वो राष्ट्रकूटों ने हराया था। ठीक है, अलग अलग जगह देखिए 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी सेम ही थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए इस पेपर के अंदर जैसे हमारे पास बच्चे 35 वाले भी कॉल कर रहे हैं, 38 वाले भी कर रहे हैं, 28-30 वाले भी कह रहे हैं। एवरेज बच्चों का है ना, ये 28-30 वाला एवरेज है, वो ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अच्छी वैकेंसी मिलेगी। अगर इतना आपका स्कोर है तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी पेपर में देखिए ये सारी चीजें आपको करवा रखी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप ओनली मॉक टेस्ट के भरोसे ही बैठे रहे, पढ़ाई आपने अच्छी तरीके से नहीं की। अभी डीएस सर आपको हर एक क्लास की फोटो भी वो लेके आए हैं, वो बैठे थे तो उन्होंने हर एक ट्यूशन की क्लासरूम से वो जो आपको पढ़ाते हैं उसकी फोटो भी उन्होंने इंक्लूड की है कि आप देखिए, अगर आपने पढ़ाई की है तो बिल्कुल इन प्रश्नों का आपने धुआं धुआं किया है। चलिए स्वागत है सर, बताइए नौजवानों को। आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का आर्मी स्टडी के शानदार और जानदार इस यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल आज की शाम जिन बंदों ने नर्सिंग का एग्जाम दिया था उन सभी के नाम, और भावी जो फौजी है जिनका 17 अप्रैल को एग्जाम है, उन सभी के नाम। तो एक बार सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। तो फटाफट जुड़ जाइएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है 26 फरवरी को नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है, और दोस्तों जो हो चुका है और जैसा भी हुआ है, जो गलतियां हमने की है या उस वाला, तो इसलिए हमने देखा कि क्यों ना क्वेश्चन के साथ ही आपको ये बता दिया जाए। तो दोस्तों ये नीचे आपको दिख रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है तो भी ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ा रखा है। जब मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब वहां पर मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, शर्कराएं आपको सारी पढ़ाई थी।
और बकायदा मैंने आपको कहा था कि दूध के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है। तो दोस्तों दूध के अंदर, ये आप खुद देख लीजिए, इसके अंदर पढ़ा रखा है कि दूध में कौन सी शर्करा है, लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी शर्करा होती है या चीनी होती है, तो लैक्टोज होती है। नीचे ये भी लिखा है सबसे ज्यादा मानव मां के दूध में पाई जाती है। तो बकायदा दोस्तों जितने सवाल मुझे मिले हैं, कुछ है कि मैंने जो अपने एप्लीकेशन में हमने पढ़े थे उसके हूबहू स्क्रीनशॉट दिए हैं कि ये पढ़े हैं हमने, और वहां से क्वेश्चन आया भी है। कुछ है कि मिले नहीं है, लेकिन लगभग पढ़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है। कोई 2-4 क्वेश्चन, देखो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पढ़ाए हुए में से आ जाए या पूरे के पूरे किसी एक बुक से आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ एक क्वेश्चन है जो दाएं बाएं से हार्ड भी आते हैं, जिनको ध्यान रखना हम जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो माइनस मार्किंग में लॉस कर जाएगा। तो कुछ सवाल होते हैं जिनको छोड़ना भी पड़ता है, जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है। लेकिन देखो सिलेबस नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक हमारे सामने सारे क्वेश्चन नहीं आते तब तक हम उनको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते। हमारे सामने अगर पूरा पेपर होता तो हम क्लियर करते कि भाई आउट ऑफ सिलेबस है या फिर इस सिलेबस से इस टाइप से पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलर्जी का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, एलर्जी का प्रमुख कारण पूछा है। अब इसके ऑप्शन हमारे पास ओरिजिनल पहुंचे नहीं है, लेकिन मैं बता दूं एलर्जी के खूब कारण हो सकते हैं। अगर वो सूक्ष्म जीव के द्वारा पूछता, एलर्जी का सूक्ष्म जीव के कारण पूछता, तो दोस्तों कवक या फंफूद के कारण भी हो सकती है ये। अब ओरिजिनल अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो हम क्लियर कह देते कि किसके कारण होता है, फंजाई के कारण भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, कोई ब्लड में इंफेक्शन, रक्त में इंफेक्शन से भी हो सकता है। रक्त में कोई इंफेक्शन हो तो भी ध्यान रखना एलर्जी बन सकती है, या किसी जीव के काटने से भी एलर्जी बन सकती है। तो इसके बहुत सारे उत्तर बन सकते हैं। अब ऑप्शन होता तो हम क्लियर कहते कि भाई एलर्जी इसके कारण हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसलिए हमने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, क्योंकि एलर्जी पता नहीं कौन से ऑप्शन से पूछ रहा हो। तो ऑप्शन आते तो बेटर बताते, लेकिन ध्यान रखना है इस टाइप से इसका क्वेश्चन का उत्तर देना था। अगला क्वेश्चन है, बल्ब चमकता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों ये सवाल विद्युत धारा वाले फिजिक्स से क्वेश्चन उठ के आया है। बल्ब चमकता है तो आपको पता है बल्ब में फिलामेंट होता है टंगस्टन, जिसका दोस्तों ध्यान रखना जो गलनांक होता है वो लगभग 3400-3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो गर्म होकर चमकता है। तो इसका जो ऑप्शन मैंने आइडिया लगाया कि जिस हिसाब से ऑप्शन होगा उच्च तापमान के कारण वो चमकता है, हाई टेम्परेचर के कारण, क्योंकि टंगस्टन गर्म होगा तो अधिक तापमान के कारण, उच्च प्रतिरोध के कारण वो चमकेगा। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। पेनिसिलिन क्या है। ये क्वेश्चन शाम को 7:50 की जो यूट्यूब क्लास होती है दोस्तों, उसमें कितनी बार न जाने कितनी बार इसको पूछा जा चुका है। पेनिसिलिन एक प्रकार की क्या है, तो ये बहुत बार आया हुआ है। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ये ध्यान रखना है। बायोटिक हिंदी में कह सकते हैं प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक या फिर क्या है, प्रतिजैविक है, ये ध्यान रखना है। तो एंटीबायोटिक, विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक कह सकते हो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक कवक से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त होती है, कवक से प्राप्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बनाने वाले कौन थे, तो देखो इसका सवाल ये आया हुआ भी है, ई फ्लेमिंग ने। एक पेपर में ये भी था, ई फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, तो पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये दोनों सवाल अलग अलग आए हुए हैं, तो हमारे पास दोनों पहुंचे। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, कवक से प्राप्त होती है, विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक का नाम है, ध्यान रखना। और ई फ्लेमिंग ने किसकी खोज की, पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन एक ध्यान रखना प्रथम एंटीबायोटिक है, यह भी ध्यान रखिए। अगला देखिए, सबसे हल्की धातु बतानी है। अब दोस्तों सबसे हल्की धातु, मैं कह रहा हूं आर्मी जीडी का भी बंदा इसको आराम से कर देता।
ओके, तो ध्यान रखना, आर्मी जीडी का बंदा भी इसको बता सकता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु सबको पता है कौन सी है, लिथियम है। और लिथियम को हम किससे लिखते हैं, Li से लिखते हैं। दोस्तों ये रहा, आपको क्लियर दिख रहा है तो आप गौर कर सकते हैं। मैंने लिखा रखा है सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है, ध्यान रखना है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जो क्वेश्चन पहुंचे हैं हम उनको आपके सामने ला रहे हैं। अब अगर हार्ड क्वेश्चन थे, भाई कई कह रहे पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन हार्ड जिन बच्चों ने दिया मैं मानता हूं हार्ड हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन पहुंचे नहीं है भाई हार्ड वाले सवाल कौन से। जो इतने अब तक सवाल आए मुझे तो अभी तक उनमें से कोई इतना टफ नहीं लगा था। लेकिन देखो जितने भी प्लांट से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, मैंने लास्ट में जाते जाते एग्जाम से पहले कुछ पीडीएफ पढ़ाई थी, उनमें से क्वेश्चन आए हैं। जैसे हीरोइन का क्वेश्चन आया है आपके, कई प्रकार के, जैसे अगार अगार है उसका भी क्वेश्चन आया, सवाल से क्वेश्चन आए हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला देखो, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की चौथी अवस्था। अब सबको पता है पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। और ये देखो प्लाज्मा में सबसे पहला पॉइंट यही लिखा रखा है, पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, प्लाज्मा है। किसने खोज की, किसने नाम दिया, किससे बनाई जाती है, आकृति और आकार और आयतन के बारे में भी पूरा यहां पर विस्तार से पढ़ा रखा है प्लाज्मा के बारे में। तो इनको गौर से देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था, कितना इजी सवाल है ये भी। अगला क्वेश्चन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का भार क्या है। भार का मतलब यहां आपको अणुभार पूछ रहा है, अणुभार पूछ रहा है, ध्यान रखना। अणुभार पूछ रहा है, तो अणुभार कैसे निकालते हैं ये देखो, हुबहू सवाल करा रखा है CO2 का अणुभार, बिल्कुल मैंने करा रखा है CO2 का अणुभार कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। अब ऑक्सीजन 2 है तो गुणा 2 कर दो, 16 दूनी 32 और 12 कितना होगा, 44 होगा। तो ये 44 ग्राम ध्यान रखना इसका अणुभार आता। ये आपके सामने बिल्कुल हुबहू करा रखा है, पहला H2O करा रखा है, दूसरा CO2 करा रखा है। तो ध्यान रखना अणुभार निकालना मैंने बेटर बताया, और मुझे उम्मीद है ये सवाल सब बंदों ने पूरा किया है जो बिल्कुल आर्मी स्टडी पढ़ के गया है। आर्मी स्टडी का एक भी योद्धा है जो इन सवालों को छोड़ के नहीं आया, न गलत करके आया है। उम्मीद है ये सवाल सबके सही है। चलिए अगले सवाल की बात करें। देखो ये क्वेश्चन आ गया, हेरोइन क्या है। तो दोस्तों हेरोइन क्या है, तो हेरोइन दोस्तों ध्यान रखना अफीम के पौधे से प्राप्त की जाती है। हीरोइन अफीम के पौधे से प्राप्त एक कह सकते हैं नशीला पदार्थ भी है, नशीला है, और एक प्रकार की दवा भी है ये। तो ये चीज ध्यान रखना, किससे प्राप्त होती है, अफीम के पौधे से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। तो हेरोइन ध्यान रखना, नाम सुना होगा, हेरोइन का नाम सुना होगा, अफीम का, डोडा, ऐसे कई टाइप के नशीले मादक पदार्थ होते हैं जिनमें हेरोइन है। बकायदा मैंने अफीम वाला जब पोर्शन पढ़ाया था मैंने कहा अफीम के पौधे से ध्यान रखना, उस दूध को सुखाकर उसके कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। अफीम से प्राप्त एक नशीली या दवा कह सकते हैं कौन है, हेरोइन है। अगला सवाल देखिए, अनोक्सी शोषण में कौन सा उत्पाद बनता है। ये देख लीजिए आप, अनोक्सी शोषण, जब मैंने रेस्पिरेशन कराया था तो ऑक्सी और अनोक्सी दोनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि अंतिम उत्पाद क्या बनता है। अनोक्सी शोषण मैंने कहा ग्लूकोज का विघटन, आंशिक अपघटन होगा, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। अब अनोक्सी शोषण में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये टूटेगा, तो मैंने कहा 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी बनती है। तो अंतिम उत्पाद क्या बना, अंतिम उत्पाद ये वाला बनता है। C2H5 होता है एथिल एल्कोहल, और CO2 आप सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देख लीजिए ये रहा अंतिम उत्पाद करा रखा है मैंने। अनोक्सी शोषण में अंतिम उत्पाद एथिल एल्कोहल और CO2, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका अंतिम उत्पाद है, किसका, अनोक्सी शोषण का है।
ये नर्सिंग जो 26 तारीख को हुआ है, हमारे पास जिन बच्चों ने क्वेश्चन भेजे उन्हीं क्वेश्चन को हम उठा के आपके सामने रख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, आवर्ती का मात्रक क्या है? अब देख लीजिए, ये सवाल कोई हार्ड थोड़ी है। आवर्ती का मात्रक क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। और दोस्तों, मैंने जब आपको तरंगों के गुण पढ़ाए थे तो देखो, तरंग दे रही है, आवर्ती, आयाम तीनों पढ़ा रखे हैं। तो ये आवर्ती का पोर्शन है, इसमें ये देखो मात्रक दे रखा है आपको, और इसका मात्रक हर्ट्ज दे रखा है। हर्ट्ज को हम HZ से लिखते हैं। ये बकायदा देखो ये लिख रखा है, मात्रक क्या है इसका, हर्ट्ज से, ये ध्यान रखना है। तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना है, आवर्ती का जो मात्रक है वो क्या है, हर्ट्ज है। चलिए अगले सवाल पे। अगला है ठोस NaCl में, ठोस NaCl में Cl के कितने अणु Cl के कितने अणु घेरे रहते हैं? अब देखो NaCl कैसे बना, Na प्लस Cl माइनस। अब ये पूछ रहा है क्लोरीन के कितने अणु घिरे हैं, तो क्लोरीन का केवल और केवल एक ही अणु है यहाँ पर। कितना? एक ही है, ये ध्यान रखना। Cl माइनस है, इसका मतलब, माइनस का मतलब है ये ले रहा है, प्लस का मतलब ये दे रहा है। तो दोनों ध्यान रखना आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ते हैं ये। और इसमें क्लोरीन के अणु कितने गिरे हैं, तो हम कहेंगे क्लोरीन का कितना अणु है, केवल एक अणु होता है NaCl के अंदर। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है किस कोशिका का पुनरुद्भवन नहीं होता? अब देख लीजिए सवाल, देखिए क्या है सवाल है, किस कोशिका का पुनरुद्भवन नहीं होता, मतलब ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका रीजनरेशन नहीं होता, वापस से, मतलब रीजनरेट नहीं होती, वापस से वो डेवलप नहीं होती। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको तंत्रिका तंत्र में ये लिखा रखा है, ब्रेन के आगे देखो, और दोनों मैंने दोनों बता रखी है। मस्तिष्क के आगे लिखा है पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती, तो इसका ब्रेन उत्तर हो जाता। अगर यहां पर ब्रेन ऑप्शन में नहीं आता तो फिर तंत्रिका कोशिका आ जाता, तंत्रिका कोशिका नाम आ जाता, या फिर इसका इंग्लिश में नाम दे देता न्यूरॉन। तो ये चीज ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल रीजनरेशन नहीं पाया जाता। अगर वो ये पूछता सबसे ज्यादा रीजनरेशन, पुनरुद्भवन किस में पाया जाता है, तो नाम आता यकृत या लीवर का। तो बिल्कुल देखो, पुनरुद्भवन की क्षमता बिल्कुल 0 के बराबर होती है, मतलब नहीं पाई जाती है इसके अंदर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये इसमें दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी? भाई मैंने आपको जब वसा पढ़ाई तो देखो, वसा के 2 टाइप घुलनशीलता के आधार पर। वसा में घुलनशील ADE मैंने जल में घुलनशील की ट्रिक बताई थी, बिस्लेरी याद रखो। और बिस्लेरी से पानी में घुलनशील पूछता तो BUSC, अगर जल में पूछता तो जल का मैंने ट्रिक क्या बताया, बिस्लेरी, और बिस्लेरी से क्या बनता, B और दूसरा C। अब बाकी जो बच गए वो वसा में घुलनशील वाली है, A, D, E और K। तो ये 6 होती है। मैंने ये देखो दोनों मैंने लिख रखा है, जल में घुलनशील ये रहा और वसा में घुलनशील ये रहा। तो ये चीजें ध्यान रखिए, सवाल उठ के कहां से आता है। अगर हम ध्यान नहीं देते, पढ़ते नहीं है, तो फिर हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि यार ये सवाल आया कहां से। सवाल बिल्कुल आपने पढ़ा है वहीं से आया है, बाकी कहीं से नहीं आ रहा है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ इधर उधर आ सकता है, तो उन सवालों पे ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन सवालों को नेग्लेक्ट कीजिए, छोड़ना जरूरी है उन सवालों को, नहीं तो माइनस मार्किंग में अपने सही सवाल को उड़ा देंगे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उच्च तापमान किससे मापा जाता है? अब दोस्तों मैं आपको टॉपिक भी बता दूं, जिन बंदों ने पढ़ा है, मैंने फिजिक्स के अंदर आपको उष्मा एवं ताप वाला टॉपिक पढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट आ नहीं पाया, लेकिन मैं बता दूं, वहां जाके आप चेक करना। जब मैंने उष्मा और ताप बताया था, वहां पर सारी ताप मापियां बता रखी है। उच्च ताप का कह रहा है या सूर्य के ताप का कह रहा है? सूर्य का ताप कह रहा है। दोनों एक ही बात है, और दोनों किससे मापते हैं? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उच्च ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आभासी फल कौन से हैं? अब दोस्तों आभासी फल जिनको ये मापा जाता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आभासी फल कौन से हैं?
पायरोमीटर अब से। दोस्तों आभासी फल जिनको हम ये कह सकते हैं कि आभासी काल्पनिक या असत्य फल कह सकते हो। इसमें दोस्तों दो बड़े नाम मैंने कहा याद रखना, एक तो अनानास और एक नाशपाती। नाशपाती इन दोनों में से ज्यादातर ऑप्शन में आते हैं। अब आपके ऑप्शन में क्या था वो आप चेक कर लेना। अनानास और नाशपाती दोनों अनानास। आभासी फल होते हैं। मैंने ये भी बताया कि आभासी फल वो होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा दूसरे भाग से हो रहा है, वो आभासी फल होते हैं। आभासी फल, असत्य फल कह सकते हो इनको। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। मानव में किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? मानव की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता? तो बिल्कुल दोस्तों आप उठा के देखो, आरबीसी वाला, और यहां मैंने बकायदा लिखा है स्तनधारियों की आरबीसी। आरबीसी एक कोशिका है और ये यही पूछ रहा है मानव की किस कोशिका में केंद्रक नहीं है। तो दोस्तों वो आरबीसी है, लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं। ध्यान रखना आरबीसी में केंद्रक नहीं है। तो आरबीसी वाला पोर्शन उठा के आप एक बार देखिए वहां पर क्या ये पॉइंट मैंने लिखा रखा है, जो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, क्या वास्तव में वो है या नहीं, आप वहां जाकर एक बार चेक कर लेना, वरना आपको दिख भी रहा होगा आर्मी स्टडी का ही पूरा है ये। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? इसका उत्तर आरबीसी हो जाता। ओके, पिछले का उत्तर मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? 26 तारीख का जो एग्जाम हुआ उससे 2 या 3 दिन पहले मैंने पॉलीमर फटाफट अंदाज में रिवीजन करवाया था। मैंने कहा बस पॉलीमर में इतना ही पढ़ के जाओ, काम बन जाएगा। और दोस्तों यही देखो प्राकृतिक रबड़ ये रहा, आइसोप्रीन का बहुलक है, पीछे लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ये देखो बकायदा यहां लिखा हुआ प्राकृतिक रबड़ के आगे आइसोप्रीन लिखा हुआ है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगार अगार का उत्पादन किससे होता है? अब ध्यान देना दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगार अगार क्या है मैंने बकायदा आपको पढ़ाया जब पादपों का वर्गीकरण करवाया था, तो वहां जाके देखो मैंने ये भी कराया कि, और ये भी बताया था एक बार अच्छे लेवल के एग्जाम में भी, आरएस के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था। अगार अगार ध्यान रखना पशुओं के लिए एक अच्छा चारा माना जाता है, और ये शैवाल है एक तरीके का, और ये दोस्तों लाल शैवाल से प्राप्त होता है। उत्पादन पूछा है लाल शैवाल से, लाल शैवाल या इसको खरपतवार कह सकते हो। इससे दोस्तों इसका क्या होता है? उत्पादन होता है, और पशुओं का अच्छा चारा भी माना जाता है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं AGAR AGAR। पशुओं के लिए अच्छा चारा भी है ये, पशुओं के लिए अच्छा चारा भी है ये। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगार अगार लाल शैवाल से इसका उत्पादन होता है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चेक करिए क्या है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, राइबोसोम का क्या कार्य है? दोस्तों राइबोसोम कहां पढ़ा था? कोशिका में पढ़ते हैं हम, जितने भी सेल ऑर्गन हैं उनको वहीं पढ़ते हैं। और राइबोसोम के बारे में मैंने बकायदा ये लिखा रखा है कि कोशिकांग के अंदर कोशिकांग वाला कोशिकांग है, दूसरे कोशिकांग के अंदर जो मिलता है वो राइबोसोम है, इसलिए इसको सार्वभौमिक कोशिकांग, यूनिवर्सल सेल ऑर्गन कहा जाता है, सबसे छोटा भी है ये। और राइबोसोम का एक ही काम है, देखो ये लिखा हुआ, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन निर्माण इसका प्रमुख कार्य है, ये ध्यान रखना है। तो राइबोसोम का एक ही काम बताया था। राइबोसोम के मैंने टाइप भी बताए बाद में, 70S 80S ये सब बता रखे आपको, लेकिन उसने तो इतना ही पूछा राइबोसोम का कार्य क्या है, तो एक ही काम है राइबोसोम का, एक ही काम है प्रोटीन का संश्लेषण। अगर ये पूछता राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए करता है। अगला सवाल देखो, लोहे का अयस्क कौन सा है? अरे मेरे भाई ये देखो लोहे के चारों अयस्क लिखा रखे हैं, अब आपके ऑप्शन में कौन सा है? लोहे के 4 अयस्क मैंने बताए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट और लिमोनाइट। अब आपके ऑप्शन चेक कर लेना इनमें से कौन सा था।
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट। मैग्नेटाइट एक चुंबकीय अयस्क है, ये भी मैंने बता रखा है, जिसमें सबसे ज्यादा आयरन प्रतिशत पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। मैग्नेट परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किस रूप में किया जाता है? भाई ये आप ये स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा रहे हैं कि कई बंदों को ये पता लगे कि हमने पढ़ा है, उनमें से देखो हूबहू कैसे सवाल पढ़ रहा है यहां से। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे सवाल हमारे पढ़ाए हुए में से आ गए, ये हम कभी नहीं कहते। लेकिन दोस्तों अगर 50% से ज्यादा सवाल हूबहू मिल जाए, लाइन भी चेंज नहीं हो, तो इससे बड़ी बात क्या है? अगर 50% तक अगर क्वेश्चन हूबहू मिल रहे हैं, तो बाकी कुछ 20-30% है ना, वो अपन इर्द गिर्द पढ़ा हुआ है ना, उससे नॉलेज के आधार पर उठाते हैं सवाल। और प्रैक्टिस जितने भी कराए उनमें से भी कई सवाल मिले हैं आपको। इसलिए दोस्तों वहां जाकर हम घबराहट के मारे सरल सवाल भी गलत कर देते हैं। तो ध्यान रखना, परमाणु रिएक्टर का मतलब होता है दोस्तों परमाणु भट्टी। परमाणु भट्टी, और परमाणु भट्टी में आपको पूछ रहा है कि परमाणु भट्टी के अंदर दोस्तों ग्रेफाइट का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का देखो, ये रहा ग्रेफाइट, यहां मैंने लिखा है, देखो ये रहा नाभिकीय रिएक्टर परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक या मॉड्यूलेटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। मॉड्यूलेटर के रूप में, इंग्लिश में मॉड्यूलेटर कह सकते हो आप। मॉड्यूलेटर के रूप में, यानी कि न्यूट्रॉन की जो गति होती है उसको कम करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन के लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो बकायदा कार्बन के अपर रूप में ग्रेफाइट का यूज हम लिखते हैं, सब आपको पता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, एथिलीन का सूत्र क्या है? देखो अब कितना इजी सवाल है। एथिलीन का सूत्र पूछा है। अरे सूत्र पूछने को तो बहुत सारे थे, लेकिन एथिलीन कितना इजी था, और इस इजी के चक्कर में मात खा गए। दोस्तों याद रखना था, एथिलीन जो है एथीन को ही कहा जाता है, और एथीन से हाइड्रोकार्बन से ही क्वेश्चन उठ रहा है वैसे देखे तो। एथीन ध्यान रखना, और एथीन का फॉर्मूला भाई मैथ एथ, कार्बन कितने होंगे? 2। और एल्किन श्रेणी का है, तो एल्किन श्रेणी में हाइड्रोजन कार्बन का डबल होता है, तो C2H4 होता है। एथिलीन ध्यान रखना एक गैसीय रूप में भी काम आती है। आपको पता होगा कृत्रिम रूप से और प्राकृतिक रूप से गैस पकाना, तो ये प्राकृतिक रूप से पकाने वाली एक प्रकार की गैस भी है एथिलीन। एथिलीन का सूत्र क्या है? तो पॉलीथीन का बहुलक, किसका बहुलक है? एथीन या एथिलीन का, C2H4 इसका फॉर्मूला होता है। चलिए अगला सवाल, विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो दोस्तों बकायदा विद्युत धारा का टॉपिक उठा के देखो। जब मैंने आपको धारा के प्रभाव में तापीय उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव पढ़ाया था, तो बकायदा देखो मैंने यहां पर नाम लिख रखे, ट्यूबलाइट, जितने भी उपकरण है सबके लिख रखे। इसने पूछा बल्ब का, तो बल्ब देखो ये क्या लिखा हुआ आगे, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल आप वहां जाके एप्लीकेशन में आप देखना जिसके पास है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये देखो फलों को पकाने वाला सवाल बकायदा पूछा है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, किस केमिकल का यूज करते हैं? और ये क्वेश्चन भी दोस्तों पुराने पेपर में आ रखा है। यहां गैस नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कोई फल है, फ्रूट है, उन फ्रूट्स को अगर मान लो कृत्रिम रूप से पकाना है तो किस केमिकल के साथ आप रखोगे? तो दोस्तों वो है CaC2, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड नाम है, ध्यान रखना। कैल्शियम कार्बाइड में रखने पर दोस्तों एक गैस बनती है C2H2, जिसको बोलते हैं एथाइन या एसिटिलीन, या बनती है, इसको बोलते हैं एसिटिलीन बोला जाता है। इसने तो ये पूछा किस रसायन का, तो रसायन पूछता तो ये है, गैस पूछता तो ये है, तो अपना उत्तर जो होता वो ये वाला होता। कैल्शियम कार्बाइड में रखने पर फल पकते हैं, ध्यान रखना। अगली बात करें, नेक्स्ट। ये देखो ये सवाल मैंने खाने योग्य भाग करवाए आपको। आलू एक रूपांतरण है, जाके देखो वनस्पति वाला जब पोर्शन कराया था तो जड़ वाला कौन सा भाग, तने वाला कौन सा भाग, पत्ती वाला कौन सा भाग, सब बता रखे हैं। आलू किसका रूपांतरण है? ये दोस्तों जीडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तने का है, स्टेम का। आलू किसका रूपांतरण है? तने का है। आलू कौन सा भाग होता है पौधे का? तो तना होता है, ध्यान रखना।
भूमिगत तना कह सकते हो इसको। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वर्णांध पुरुष जो है यदि सामान्य स्त्री से विवाह कर ले तो उसके बच्चे कैसे होंगे? दोस्तों वर्णांत ये रहा, मैंने पढ़ा रखा है। अब इसमें क्या कह रहा है? वर्णांध पुरुष, चलिए मैं लेता हूं, मतलब वर्णांध पुरुष लेता हूं। वर्णांध पुरुष का मतलब है दोस्तों रोगी है वो, और रोगी नर का कोड ये रहा, क्या होता है? XCY, ये बताया था। और महिला सामान्य है, सामान्य स्त्री है, नॉर्मल महिला है, तो उसका कोड होगा XX। अब मैंने कहा इनको कैसे करना है, दोनों गैमेट को अलग कीजिए, XC और Y, इनको भी अलग कीजिए, X और X। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं, पहले का पहले से क्रॉस कराओ, XCX, पहले का दूसरे से करवाओ, XCX। अब देखो अगला, दूसरे का पहले से कराओ XY, दूसरे का दूसरे से कराओ XY। यहां पर दोस्तों दो लड़कियां और दो लड़के हैं, ये दोनों लड़के मतलब पुत्र तो ध्यान रखना, पुत्र तो ध्यान रखना सामान्य होंगे, पुत्र में ये रोग नहीं आएगा। अगर ऐसी औलाद मतलब ऐसी दंपति से जो औलाद या संतान पैदा होगी उसमें जो पुत्र है वो तो नॉर्मल होंगे। अब जो लड़कियां हैं दोनों, मैंने कहा जब देखो एक सी पर, अगर एक अक्ष पर सी आता है तो वो वाहक होती है, और दोनों की दोनों दोस्तों पुत्रियां हैं। पुत्री जो है वो ध्यान रखना, दोनों की दोनों वाहक होती है, रोगी कोई सा भी नहीं होगा, पुत्र सामान्य और पुत्री वाहक होगी इसमें। और मैंने ये भी कहा कि हिमोफीलिया और वर्णांता दोनों की वाहक महिला ही होती है, पुरुष तो डायरेक्ट रोगी होता है, नहीं तो नॉर्मल होता है। तो ये जोड़ा देकर आपको पूछा, तरीका आपको बता रखा है। केंचुआ किस संघ का जीव है? ये सवाल कल ही एक बच्चे ने मुझे खुद को इंडिविजुअली पूछा था कि सर केंचुआ किस संघ में आता है? आपने बिल्कुल करवाया था और हमने बिल्कुल सही उत्तर दिया। केंचुआ दोस्तों एनेलिडा में आता है। केंचुआ, जोंक, नेरिस, आप देख लीजिए, पढ़ा रखा है। जंतुओं का आर्थिक महत्व है। कशेरुकी, अकशेरुकी, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा जब पढ़ाया था तो नॉन कॉर्डेटा में से आया है। मेरी वहां पर आप साउंड सुन लेना, जब मैंने ये पढ़ाया था मैंने कहा सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है एनेलिडा ग्रुप का, जिसमें 3 जीव याद रखना, केंचुआ, जोंक और नेरिस। ये भी कहा था केंचुआ किसान का मित्र है, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाता है। इसलिए दोस्तों ये सवाल भी, तो केंचुआ किसका है? तो एनालिडा ग्रुप में आता है केंचुआ, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों जितने सवाल हमारे पास पहुंचे थे, मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि सर मेरे पास और सवाल है इनके अलावा, तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। जैसे ही मौका मिलेगा आपके सामने उन सवालों को विद प्रूफ के साथ भी आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल ये सवाल यहां से आया है। डायरेक्ट नहीं आया तो इनडायरेक्ट रूप से है, लेकिन इससे रिलेटेड आया। हमने गलती क्या की? हमने उस सवाल को ढंग से पढ़ा नहीं, इसलिए दोस्तों पेपर इतना हार्ड नहीं था। हार्ड क्वेश्चन अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन कई लोगों के मुंह से सुना है कि सर पेपर बहुत हार्ड है। तो उस हार्ड के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, इन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग देखें, अभी तो पूरे सवाल मतलब क्वेश्चन पहुंचे नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कितना है। लेकिन कई बच्चों की जुबानी सुनने के बाद मुझे ये लगभग अनुभव लगता है कि जिन बंदों का 28 से 30 क्वेश्चन का क्राइटेरिया बन रहा है, तो वो बिल्कुल सेफ है इस दौड़ में। इस दौड़ में बिल्कुल सेफ है। अगर 28 से 30 का आपका स्कोर जा रहा है तो बिल्कुल आराम से सेफ है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी देखो पूरा पेपर आता तो हम बकायदा क्लियर छाती ठोक के कहते कि मेरिट यहां तक रहेगी, लेकिन बच्चों की जुबानी सुनकर ये लग रहा है, और बिल्कुल इन क्वेश्चनों को देखा है मैंने, इन क्वेश्चनों के आधार पर मेरिट तय नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक पूरा पेपर हाथ में नहीं आता। जीके मैथ के भी देखें, इतने मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते हम। हाँ, साइंस के कुछ क्वेश्चन बता रहे डिफिकल्ट आए, तो बिल्कुल तो भी आपका सेफ एरिया रहेगा 28 से 30 का, ये ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, तो ये थे, और मिलेंगे तब आपसे और बात करेंगे अन्य क्वेश्चनों के साथ। आपको मिलते हैं तो व्हाट्सएप पर जरूर सेंड करना, बिल्कुल उनको मैं कारण सहित सॉल्व करवाऊंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर और सैन्यों, सर अच्छे हैं जी, जान से मेहनत कर रहे हैं और अब की बार सफलता हमें हासिल करनी है।
5 आपके क्वेश्चन जो नर्सिंग में पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिला है, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन से नहीं है। ठीक है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। कल के पेपर में भी मैंने है ना जब जीडी का पेपर करवा रहा था तो 3-4 क्वेश्चन नर्सिंग वाले ही डाले थे, कोई खास क्वेश्चन से नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज वो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए थे, उनकी हम जानकारी लेते हैं। पहला प्रश्न ये आया था, पहला प्रश्न ये आया था भाई कि आप जरा ये बताइए कि दो संख्या है उनका अनुपात 2:5 है। अनुपात कितना है? 2:5 उनका अनुपात है और इनका अंतर 66 है। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है गुरुदेव? यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है और यहाँ पे अंतर कितने का है? 66 का। तो एक बराबर निकालने के लिए भाग दे दो, 3 दूआ 6 और 3 दूआ 6। अब संख्या निकालनी है, पहली संख्या निकालनी है तो 22 से गुणा करवा दो, 22 दूना 44। क्या बात सही है? और दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या से गुणा करवा दो, 22 पंजे 110। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, एकदम नॉर्मल प्रश्न था, कोई डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं थी यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। अब इससे आसान तो क्या हो सकता है, जरा बताइए हमें। तो 10 इंटू 18/5, ये जयपुर वाले सेंटर का पेपर है ये। बोलोगे हाँ जी, तो बोलोगे कि सर यहाँ से अपन चर्चा करेंगे, 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा, बस एकदम नॉर्मल पर्सन पूछा। ठीक है जी, आगे चलें। चलिए गुरुदेव, एक ये भी प्रश्न आया था कि 52 पत्तों के ताश की गड्डी थी, 52 पत्तों के ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता, इक्का न होने की प्रायिकता बताओ। तो आप ये बताओ, पहले देखो इक्का कितने होते हैं? इक्का तो बोलोगे सर इक्का 4 होते हैं। इक्का कितने होते हैं? इक्का 4 होते हैं। तो ये 4 पत्ते नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो, मतलब ये 4 पत्ते नहीं होने चाहिए, इक्का नहीं होना चाहिए। तो इक्के के पत्ते कितने होते हैं? इक्के के पत्ते 4 होते हैं, तो ये 4 पत्ते नहीं होने चाहिए। तो टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 में से इक्के वाला 4 पत्ते नहीं होने चाहिए, तो बोलोगे सर 48 पत्ते बच गए। फिर 48 पत्ते बच गए, प्रायिकता कैसे निकालते हैं? जो पूछा गया ऊपर और बट्टा टोटल। बोलोगे हाँ जी टोटल आ गया, कोई तकलीफ। कैंसिल कर देते हैं, बोलोगे जी गुरुजी कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करेंगे तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा? 24। और ये कितना आ जाएगा सर? 26। और ये कितना आ जाएगा सर? 12। और ये कितना आ जाएगा गुरुदेव? 13। बोलोगे हाँ जी। तो आंसर कितना आया? 12/13। बस यही आंसर था। इक्का न होने की प्रायिकता, मतलब इक्का नहीं होना चाहिए, तो 52 पत्तों में से इक्का फेंक दो, तो 52 पत्ता में से इक्का को साइड में कर दोगे तो 48 पत्ते तो बचेंगे, तो 48/52। ठीक है। और जी ये देखो, ये शायद रेलगाड़ी का प्रश्न आया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 6 सेकंड में खंबे को पार करना है। 6 सेकंड में एक खंबे को क्या किया जाता है? पार। किसके द्वारा? एक ट्रेन। बोला गया कि एक ट्रेन, बोलोगे हाँ जी, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 सेकंड में खंबे को तो बोलोगे कि सर कितना हो गया? 6 या 18 काटेंगे, 3 दूआ 6 तो कितना हो गया? 100 मीटर हो गया, 100 मीटर। बोलोगे हाँ जी। अब हमें 350 को पार करना है, तो ट्रेन की लंबाई 100 और एक पुल है 350, तो टोटल कितना हो गया? 450 हो गया। तो ये हो गई दूरी अपोन चाल। चाल कितनी है? 60 इंटू 5/18। 18 कहां चला जाएगा? ऊपर। बोलोगे हाँ जी। तो अब आप बोलोगे कि सर यहां से 6 या 18
और 6 से काटेंगे 10, 0 से 0 कट जाएगा, 5 नाम 45, और कितने सेकंड में पार किया जाएगा? 27 सेकंड में पार किया जाएगा। कितने सेकंड में पार किया जाएगा भाई? 27 सेकंड में पार किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये प्रश्न था, वहां पे आप ऑप्शन देखो, यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, ये प्रश्न भी नॉर्मल था, ऑप्शन रख रख के चेक कर लेते, जो ही बराबर आ जाए वही आपका आंसर है। वहां पे ये अरे